Hello friends, welcome to the class. My name is Pratham and I am your biology teacher. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1.2 है बायोलॉजी के 5th चैप्टर का। तो आज हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन करना था विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड इसमें हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किया था। अगर किसी भी बच्चे ने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो वो कर लीजिएगा, बट आप पहले इस वीडियो को अच्छे से अटेंड कर लें, ठीक है बच्चा। तो हमारा जो ये है टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो टॉपिक का नेम है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें हमने वैसे तो मैं एनसीईआरटी से करवाता हूँ हमेशा, बट आज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं आपको इसी से ही पढ़ा दूँ अच्छे से। अगर इसी में ही आपको अच्छे से क्लियर हो गया सब कुछ तो फिर या तो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊँगा या फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से फिर लाइन टू लाइन वो भी करवा दूँगा, ठीक है बच्चा। तो आज हम पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये कुछ नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कि मैंने कहीं से लिए हैं, कहीं से अपना खुद प्रिपेयर किया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कुछ ऐसे नोट्स बनाए हैं, ठीक है बच्चा। तो पढ़ते हैं आप। तो फर्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, फॉर मोनोहाइब्रिड ग्रोस मेंडल बिगेन विद द पेयर ऑफ पी प्लांट्स विद द टू कंट्रास्टिंग ट्राइट्स। कहते हैं मोनोहाइब्रिड ग्रोस जो यही है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को ही एक तरह का मोनोहाइब्रिड ग्रोस कहा जाता है, क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है वन, हाइब्रिड ग्रोस तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। तो इसमें हम वन जीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले क्या कहा गया है, मेंडल बिगेन विद द पेयर ऑफ पी प्लांट विद द टू कंट्रास्टिंग ट्राइट्स। क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी किया था कि उसने कैसे करेक्टर्स लिए थे, उसने पेयर में करेक्टर्स लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कैसे थे, पेयर्स में करेक्टर लिए थे, और किसके लिए थे, पी प्लांट्स के लिए थे। तो उसमें पहले बात करें अगर हम जो मेंडल बिगेन द पेयर ऑफ पी प्लांट्स विद टू कंट्रास्टिंग ट्राइट्स, वन इज टॉल एंड अदर इज डॉर्फ, ठीक है। दो कंट्रास्टिंग ट्राइट लिए थे, एक लिया था टॉल, एक लिया था डॉर्फ। टॉल मतलब लंबा और डॉर्फ मतलब छोटा। एंड उसमें क्या करवाई, द क्रॉस पोलिनेशन करवाई। क्या करवाई बच्चा, द क्रॉस पोलिनेशन ऑफ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। क्रॉस पोलिनेशन तो आपको पता ही होगा, है ना। क्रॉस पोलिनेशन करवाई और टॉल और डॉर्फ प्लांट में, यानी कि एक बड़े और एक छोटे प्लांट में। रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से, रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चा, रिजल्ट आ रहा है हमारा, रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है टॉल प्लांट, ठीक है। जब वो क्रॉस करवाता है एक छोटे को एक बड़े के साथ, ठीक है, तो आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में एक टॉल प्लांट आ रहा है। कहते ऑल द हाइब्रिड प्लांट वर टॉल, सारे प्लांट जो हाइब्रिड प्लांट्स है वो टॉल आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। फिर इसका मतलब क्या, लिए तो हमने दोनों ही हैं, एक छोटा भी लिया एक बड़ा भी लिया है, बट बन क्या रहा है आगे, ऑफस्प्रिंग क्या बन रहा है, वो टॉल बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ही रिजल्ट दिस एज अ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। और वो जो बना है, ठीक है, और जो वो बना है वो क्या है, F1 जनरेशन। क्या है वो, F1 जनरेशन। एंड वो क्या बना है, F1 जनरेशन। एंड ऑफस्प्रिंग वर कॉल्ड F1 प्रोजनी। और जो वो ऑफस्प्रिंग बना है उसे क्या कहेंगे हम, F1 प्रोजनी, ठीक है बच्चा। तो इसको मैं पहले आपको यहाँ से समझा दूँ। आप कह रहे हो कि बहुतों को समझ नहीं आया होगा ना, मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसको देखें पहले, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा बच्चा, ये है हमारा पेरेंटल पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर, हमने दो लिए हैं, ठीक है। इसमें देखो दो हैं, एक तो लगा लो पर्पल कलर का, एक वाइट कलर का है। इसमें क्रॉस पोलिनेशन करवाइए बच्चा। क्या करवाइए बच्चा, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन करवाइए, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन कराने के बाद जो F1 जनरेशन आई है, F1 जनरेशन में क्या बन रहा है, F1 जनरेशन से, F1 जनरेशन में क्या बन रहा है, F1 जनरेशन में ये चारों के चारों, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और चारों के चारों कैसे बन रहे हैं, ये चारों के चारों
ही टॉल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? टॉल बन रहे हैं। क्योंकि देखो टॉल मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये टॉल बने हैं? हमने यहाँ पर क्या लिया है? टॉल के लिए हमने यहाँ पर टॉल के लिए पी बड़े पी लिए हैं, ठीक है, और छोटे के लिए वैसे भी पी लिए हैं, ठीक है। बट आंसर में देखो क्या हो रहा है, आंसर में ये कलर किसका है? पर्पल। इसका कलर क्या है? वाइट। तो चारों आंसर में क्या, इसका कलर भी पर्पल है, इसका कलर भी पर्पल है, इसका कलर भी पर्पल है, इसका कलर भी पर्पल है। तो पर्पल कलर इज क्या है? ये पेरेंटल में पर्पल कलर क्या है? हम इसको क्या कह सकते हैं? हमने पिछली क्लास में भी किया था। इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चा? रिसेसिव या डोमिनेंट? क्या कहेंगे हम इसे? रिसेसिव या डोमिनेंट? इसे हम कहेंगे डोमिनेंट। और इसमें रिसेसिव क्या होगा? वाइट कलर, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत कम है और पर्पल कलर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे प्रभाव ज़्यादा कम हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक बात ध्यान में रखें, है ना, आप के जो फादर मदर हैं, है ना, फादर मदर से ही आप आए हो, है ना, जब आपके फादर, है ना, तो आपकी जो शक्ल है, आप में जो फादर और मदर में दोनों से जीन आए हैं ना, बट कई बार आप कह सकते हैं ना कि लड़कियों की शक्ल अपने पिता से ज़्यादा मिलती है ना, तो वो क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं, ये थोड़ी ना कि वो मतलब कि उसकी मम्मी ने उसे जन्म नहीं दिया, है तो माँ उसकी ही ना, है ना, बट उसकी शक्ल फादर से मिल रही है, ठीक है। तो उसके कह सकते हैं कि उस पर फादर डोमिनेंट है और मदर रिसेसिव है, ठीक है। मतलब कि पॉलिनेशन तो इस फ्लावर में दोनों की तरफ से हुई है, बट शक्ल जो है वो किससे मिल रही है? इससे मिल रही है, ठीक है। किस केस में? F1 जनरेशन में। किस केस में बच्चा? F1 जनरेशन में। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यही सारा कुछ कहा गया है। मेंडल बिगेन अ पेयर ऑफ पी प्लांट्स, वन इज़ टॉल अनदर इज़ डॉर्फ। क्लोज पोलिनेशन करवाई। क्लोज पोलिनेशन करवाने के बाद रिजल्ट में टॉल प्लांट आए एंड हाइब्रिड प्लांट वर ऑल। ही कॉल्ड दिस एज अ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन कहेंगे हम उसे। एंड द ऑफस्प्रिंग वर कॉल्ड F1 प्रोजनी, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट हम देखें, ही कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विद ऑल 7 कैरेक्टर्स। उसने क्या किया? उसने एक्सपेरिमेंट में ऑल 7 contrasting pair and observe that the enter F1 progeny show one pattern in their behavior। तो उन्होंने 7 के 7 जो कंट्रास्टिंग पेयर्स लिए थे ना, तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और F1 प्रोजनी क्या है? ऑफस्प्रिंग, जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग आता है ना, उसे कहते हैं F1 प्रोजनी। वो ऐसे शो कर रहे थे, ठीक है। वन पैटर्न इज देयर बिहेवियर, दे रिसेंबल वन ऑफ द पेरेंट, अनदर पेरेंट करेक्टर वाज कम्प्लीटली एब्सेंट। कहते वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है। अभी देखा जाए तो उसमें जो F1 जनरेशन आ रही थी, F1 ये वाली जनरेशन जो आ रही थी, ठीक है, इसमें सारे करेक्टर इसी के आ रहे थे, चारों के चारों के। तो कहते चारों के चारों इसी करेक्टर से आ रहे थे। कहते तो ऑब्जर्व किया गया कि उसमें F1 जनरेशन में तो उसी के बिहेवियर, उसी का करेक्टर आ रहे हैं, दूसरे के तो करेक्टर्स आ ही नहीं रहे। दूसरे पेरेंट के करेक्टर तो कम्प्लीटली एब्सेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पर्पल फ्लावर के आगे 4 पर्पल फ्लावर ही बने हुए हैं, है ना। तो बाकी जो दूसरा वाइट फ्लावर, उसका मतलब कि कम्प्लीटली एब्सेंट ही हो गया एक तरह से, तो है ना, कम्प्लीटली एब्सेंट हो गया। तो ये चीज़ देखी गई मेंडल साहब ने। तो मेंडल साहब ने आगे देखा कि आगे फिर करवा के देखा उन्होंने। हाँ, यहाँ तक समझ गए बच्चा? यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये है कि उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करवाया, ठीक है। यहाँ तक देखो, ध्यान से देख लो बच्चा, F1 जनरेशन तक हुआ है अभी तक, F1 जनरेशन। इसके बाद मेंडल साहब आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे देखो ध्यान से। ही कंटिन्यू हिज एक्सपेरिमेंट विद सेल्फ पॉलिनेशन। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करवाया विद सेल्फ पॉलिनेशन में, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाई ऑफ F1 जनरेशन ऑफ प्लांट्स में, ओके। एंड सरप्राइजिंगली he observed that 1 out of 4 plants were a dwarf while the other 3 are tall, and the tall and the short plant, but the ratio is 3:1। तो क्या है बच्चा ये, है ना। बहुत से बच्चे समझ भी गए होंगे, बट मैं आपको समझाता हूँ क्या समझा उन्होंने,
ठीक है। तो देखो क्या है कि F1 जनरेशन है ना, जो F1 जनरेशन से वो जो करैक्टर आ रहे थे है ना, तो उनमें से उन्होंने F1 जनरेशन वाले में से क्या करवाया, उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन करवाई। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद यानी कि उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो आगे जो 4 बन रहे हैं उन चारों में से 3 तो बन रहे हैं टॉल पर्पल, एक बन रहा है वाइट विच इज़ जो है ना पिछली बार हमने किया था कि वो डोमिनेंट है वो रिसेसिव, तो ये तो वाइट बन रहा है, तो ये तो एक बन रहा है, और ये क्या बन रहे हैं 3। F2 जनरेशन में, किस जनरेशन में बच्चा, ये F2 जनरेशन में है। ठीक है, तो पढ़ो ध्यान से। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 1 out of 4 plants were dwarf while the other 3 are tall। ठीक है, अदर 3 आर टॉल। तो इससे हम देख सकते हैं कि शॉर्ट प्लांट्स और टॉल प्लांट्स में से जो रेशो आएगी वो रेशो कितने की होगी, वो रेशो होगी 3:1। 3:1 कैसे ये बच्चा वैसे पनट स्केयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पनट स्केयर भी मैं आपको करवाऊंगा, आज हो सका तो आज करवा दूंगा या फिर मैं आपको कल वाली क्लास में नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। बट अब आपके लिए मैं यही समझा दूँ, आप समझ ही जाओगे कि पनट स्केयर में क्या है। ये जैसे कि टॉल प्लांट 3 है, ठीक है, ये 3 टॉल प्लांट है। अभी आप ऐसे ही समझिए, अगली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसे। ठीक है, ये टॉल प्लांट है। ठीक है, ये 3 टॉल प्लांट है और एक क्या है, सॉरी हाँ, तो ये कितने हैं, ये 3 टॉल प्लांट है और एक क्या है, ये डॉर्फ प्लांट है। तो ये टॉल और डॉर्फ से मिलकर क्या बना, 3:1। क्या बना बच्चा, 3:1। ठीक है, तो यही पनट स्केयर में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, जितने टॉल हों वो एक साइड लिख दो, जितने डॉर्फ हों वो रेशो के उधर लिख दो, मतलब कि 1 रेशो के इधर है ना, 1 रेशो के इधर। ठीक है, डॉर्फ वाला इधर और टॉल वाला इधर। ठीक है, तो यही है पनट स्केयर में वैसे तो, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही रेशो क्या बनी बच्चा, रेशो बनी 3:1। ठीक है, समझ गए आप। तो देखो यहाँ तक आप समझ गए ना अच्छे से। तो नेक्स्ट करते हैं आप। तो आगे उन्होंने क्या नोटिस किया, ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट नो प्रोजनी वाज इन इंटरमीडिएट हाइट, नो ब्लीडिंग was observed. The result was the same for other traits of plants too, and he called them a second hybrid generation of offspring were called F2 progeny. उन्होंने ये नोटिस किया कि जो वो प्रोजनी आ रही थी वो इंटरमीडिएट हाइट, नो ब्लीडिंग वाज ऑब्जर्व्ड, कोई ब्लीडिंग नहीं आ रही थी उसमें है ना, ब्लेंडिंग नहीं कोई थी। ठीक है, इंटरमीडिएट हाइट भी नहीं थी। ठीक है, मतलब कि द रिज़ल्ट क्या था उसका, द रिज़ल्ट वॉज द सेम फॉर द अदर ट्राइट ऑफ 2 प्लांट्स एंड इज कॉल्ड सेकेंड हाइब्रिड जनरेशन। तो ये क्या थी बच्चा, जो ये आई ना, ये दोनों का क्रॉस पोलिनेशन करवाया। क्रॉस पोलिनेशन करवाने के बाद जो ये आए ट्राइट्स आए, ये जो आए करैक्टर्स सारे है ना, जो ये आए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, तो ये क्या है, F2 जनरेशन मीन्स F2 प्रोजनी। ठीक है बच्चा, पिछले वाले को हमने क्या कहा था, F1 प्रोजनी, दिस इज ऑल्सो नोन एज F2 प्रोजनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, मेंडल ऑब्जर्व दैट ट्राइट विच वर एब्सेंट इन F1 जनरेशन had reappeared in F2 generation he is called such surprised trait as recessive trait and experienced trait as dominant trait। क्या बच्चा कहते हैं, मेंडल साहब ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्राइट एब्सेंट थे F1 जनरेशन में, यहाँ देखिए, ये देखो एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर देखो कि जो ट्राइट यहाँ पर आनी चाहिए थी, जैसे कि हमने F1 जनरेशन करवाई, यहाँ पर तो देखो ये आया ही नहीं। ठीक है, बट यही केस में यही चीज़ किस में आ रही है, ये चीज़ आ रही है अपनी F2 जनरेशन में। ठीक है,
यही चीज़ क्या आ रही है हमारी F2 जनरेशन में। तो यही चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि F1 जनरेशन में जो चीज़ आनी चाहिए थी वो तो आई नहीं, बट F2 जनरेशन में वो चीज़ आ गई जो कि एब्सेंट थी F1 जनरेशन में, ठीक है। सो he called such surprised suppressed trait as recessive trait and, ठीक है, and experienced trait as dominant trait. He also concluded that उन्होंने ये conclude किया आगे that some factors are inherited by offspring from their parent over successive generation, ठीक है। उन्होंने क्या conclude किया that some factors, जो ये फैक्टर्स आगे जाके जीन्स का नाम लेंगे, कहते दैट सम फैक्टर्स आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट ओवर सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है। मतलब कि वही चीज़ है बच्चा, कंक्लूड किया कि जो फैक्टर्स जीन्स है ना ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं पेरेंट में इन ओवर सक्सेसिव जनरेशन्स में जा रहे हैं, मीन्स F1 जनरेशन में नहीं गए, F2 जनरेशन में वो प्रॉपरली मतलब कि चले गए, ठीक है। तो यही था, आपने यहाँ तक अच्छे समझ लिया। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है, क्या क्या पढ़ा बच्चा अब तक हमने, आपको रिवाइज करवा दूँ। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन किया। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमने क्या किया कि उन्होंने मेंडल साहब थे, उन्होंने F1 जनरेशन निकाली। कैसे निकाली, उन्होंने 2 प्लांट लिए, एक टॉल लिया, डॉर्फ लिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन आई, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सारे प्लांट्स ही टॉल आ रहे हैं, है ना। फर्स्ट जनरेशन में सारे ऑफस्प्रिंग टॉल आ रहे हैं, कोई भी डॉर्फ तो आ ही नहीं रहा। तो इस चीज़ से उन्होंने क्या देखा कि कहते कि अगर F1 जनरेशन में सारे टॉल आ रहे हैं तो फिर बाकी जो शॉर्ट कहे जो डॉर्फ प्लांट थे वो कहाँ चले गए, ठीक है। तो वो कहाँ चले गए, इसी के कारण, है ना। तो F1 जनरेशन में सारे ही बड़े आ रहे थे, छोटा कोई भी नहीं था। तो उन्होंने देखा कि ये डॉर्फ प्लांट कहाँ चला गया, ठीक है, डॉर्फ प्लांट कहाँ चला गया। सो दैट्स वाई उन्होंने आगे फिर क्या करवाई, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बड़े आए। उसके बाद उन्होंने क्या करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद उन्होंने देखा कि एक डॉर्फ आ रहा है और डॉर्फ आ रहा है तो उसकी रेशो क्या होगी, 3:1। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो चीज़ F1 जनरेशन में नहीं आ रही थी वो रीअपेयर होकर F2 जनरेशन में आ रही है, ठीक है। F2 जनरेशन में आ रही है तो ही इज़ ऑल्सो सच एज सरप्राइज ट्राइट एंड एज रिसेसिव ट्राइट एंड एक्सपीरियंस ट्राइट डोमिनेंट ट्राइट एज अ डोमिनेंट ट्राइट्स। ओके, रिसेसिव ट्राइट्स एंड डोमिनेंट ट्राइट्स यू ऑल्सो नो दैट, ठीक है बच्चा। रिसेसिव जिसका प्रभाव कम पड़ता है, डोमिनेंट ट्राइट्स विच हैव जिसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। एंड उन्होंने ये कंक्लूड किया द फैक्टर्स आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट ओवर सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है बच्चा। तो आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए बच्चा ध्यान से, कहते लेटर दिस फैक्टर्स वर कॉल्ड जीन्स। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये फैक्टर्स हैं बाद में किसका नाम ले लेंगे, ये जीन्स का नाम ले लेंगे। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वो जीन्स ही होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो क्या है, इनहेरिटेंस हमने पहली क्लास में भी बहुत बार किया है। इनहेरिटेंस का शब्द मीनिंग भी मैंने आपको बताया है, तो इसको आप अच्छे से समझें, ठीक है, खुद करें। इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल बच्चा, genes passing from one generation to another generation means parent to progeny, parent to offspring. Okay बच्चा, genes one responsible, यही responsible है inheritance of traits from one generation to another generation. Genes consist of a pair of alleles which code for different trait. If a pair of allele is the same, TT means capital, small, such allele are called a homozygous pair, while those that are different or non-identical, small t and big T, are कॉल्ड हेट्रोजाइगस। तो हाँ जी, तो इसमें एक टर्म आई है एलील। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि जो टर्म्स, अगर कोई भी नई टर्म आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कौन सी टर्म आ गई, एक नई टर्म आ गई एलील। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एलील क्या है समझो पहले तो ध्यान से बच्चा। जैसे कि हमारे जीन्स हैं, ठीक है, हमारे जीन्स क्या डिसाइड करने हैं, हमारे करैक्टर को। करैक्टर मीन्स हमारी हाइट कैसी होगी, हमारी आइज़ कैसी होगी, ठीक है। बट अनदर केस अगर हम बात करें, हमारी हाइट तो हमारी जीन्स डिपेंड कर रहे हैं, बट हमारी हाइट टॉल होगी,
डॉर्फ होगी, हमारी आइज़ का कलर ब्लैक होगा, ब्राउन होगा। ये क्या है ना। आगे मीन्स जीन्स के अगले करेक्टर्स के आगे जो वेरियस टाइप्स सी आ गई ना, वही क्या है, एलील्स हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। तो पहले आप ये समझे, जैसे कि ये क्या है, जीन, ये क्या है, एक करेक्टर। जैसे कि हमारी ये हाइट हो गई, ठीक है। हाइट आगे क्या है, टॉल है, डॉर्फ है। तो सेम इन केस ऑफ आइज, तो ये क्या है, टॉल और डॉर्फ क्या है, हमारी एलील, ठीक है। यही सेम केस इन आइज, लाइक ब्लैक कलर होगा या ब्राउन कलर होगा, ये एलील्स पे है। तो ये क्या है, ये एलील्स हैं, टॉल, डॉर्फ, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, लाइक दिस, है ना। तो ये एलील्स पे डिपेंड करता है। लाइक जीन और एलील्स में फिर डिफरेंस क्या है ना। जीन और एलील्स में क्या डिफरेंस है। जीन इज डिफाइंड एज अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनकोड फॉर अ सर्टेन ट्राइट, ठीक है। जो जीन है डिफाइन होता है सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेक्शन होता है, ठीक है। डीएनए का एक सेक्शन होता है जीन, ठीक है। लाइक है ना, तो आपने पढ़ा भी होगा, लाइक पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि जीन क्या होता है ना। जीन तो मैंने आपको बता दिया था, एलील्स रह गया था बताना। अगर किसी बच्चे को जीन नहीं पता क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सी टर्म थी जो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको समझाई थी, तो वो बच्चा एक बार क्लास ज़रूर लगा के आए, उसे लगाए जाकर, ठीक है। तो एलील का मतलब क्या होता है, एन एलील इज़ डिफाइंड एज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। ये जीन की एक वेरिएंट फॉर्म है। अभी हमने किया ना, लाइक जीन क्या है, करेक्टर, उसकी हाइट, और टॉल और डॉर्फ क्या है, उसके वेरियस, ठीक है, वेरिएंट फॉर्म है। उसके आगे क्या है, वेरिएंट फॉर्म है, टॉल और डॉर्फ, वही क्या है बच्चा, एलील हैं। वही क्या है बच्चा, एलील हैं। तो आपको एलील का मतलब समझ आ गया, इसका क्या है बच्चा, एलील इज डिफाइंड एज द वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। तो अब आप इसको, अगर इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या कहा गया है, क्योंकि आपको एलील का मतलब जब तक समझ नहीं आ रहा था तब तक आपको इस पैराग्राफ का मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। बट अब आपको एलील का मतलब समझ आ गया है ना, तो आप अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर आपको बता दूं कि इसमें आगे क्या कहा गया है, कहते जो टी और स्मॉल टी और बड़ी टी का पेयर, स्मॉल टी का पेयर ले लें, तो इस एलील को अगर हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस मीन सेम एंड वेयर होमो मीन सेम, एंड ये भी देखो टी और स्मॉल टी सेम है। बट इन अनदर केस, अगर एक बड़ी टी हो एक स्मॉल टी हो, तो क्या करेंगे हम, दिस आर द हेट्रोजाइगस पेयर। तो आप भी एक बार अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ने की ज़रूरत भी है, बट एज यू विश, अगर आपको कहीं पर भी समझ ना आई हो तो एक बार इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चा। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो होगा, आपको अगर हो सके तो शायद पनट स्क्वायर में इसके अलावा कुछ और होगा तो आपको पढ़ा देंगे। मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा कुछ और भी है, बट और भी आगे जो भी नेक्स्ट चीज़ होगी, है ना, नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं आपको कवर कराऊंगा इन अ बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो एक बार मैं हो सके तो यही इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी एनसीईआरटी से करवा दूं, ओके बच्चा। बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो एक बार फिर से क्लास अटेंड कीजिएगा और लगातार क्लासेस को लगाते रहिएगा। तो थैंक यू बच्चा, आज के लिए इतना ही, बाय।